लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन खराब तो रहा ही, लेकिन 14 जुलाई को बस समीक्षा बैठक में एक नई लड़ाई भी खुलकर सामने आ गई। संगठन से बड़ा सरकार केशव प्रसाद मौर्य के इसी बयान के बाद कयास लगाए जाने लगे कि यूपी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया। घंटों तक बैठक हुई, बातचीत हुई, समस्या का समाधान निकाला गया। केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली से लखनऊ लौट गए। एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुस्कुराते हुए सबसे मुखातिब हुए, लेकिन मीडिया से दूरी बनाकर चुपचाप निकल गए। खबरें तो आने लगी थी केशव प्रसाद मौर्य के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष जो भूपेंद्र चौधरी हैं, उनको हिदायत दी गई ऐसा कोई काम न करे जिससे कार्यकर्ताओं के मनोबल और संगठन के साथ साथ सरकार पर असर आए। केशव प्रसाद मौर्य का एयरपोर्ट से चुपचाप घर चले जाना भी इसी बात का सबूत है। कुल मिलाकर यूपी बीजेपी की लड़ाई अंदरूनी कलह के पीछे की वजह भी बन गई है और इसके पीछे है केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य हैं कौन? क्यों बीजेपी के लिए जरूरी है केशव प्रसाद मौर्य? इसे बताने से पहले आपको यूपी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बारे में बता देते हैं। यूपी में चुनाव को जीतने में योगी आदित्यनाथ वैसे ही जुटे जैसे 2019 के आम चुनाव में 2018 के उपचुनाव में हारी हुई सीट जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 2018 में बीजेपी गोरखपुर, फूलपुर और कैराना लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव बीजेपी हार गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साल भर बाद ही हिसाब बराबर कर दिया। हालांकि 2024 के उपचुनाव उतने आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 33 सीटें मिली है, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि यूपी में सीएम कुर्सी की अंदरूनी लड़ाई की वजह क्या है। पहले यह भी जान लीजिए कि कौन है केशव प्रसाद मौर्य। 1969 में जन्मे केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से हिंदी साहित्य की पढ़ाई की। शुरुआत के दिनों में केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। केशव प्रसाद मौर्य ने आरएसएस में बाल स्वयंसेवक से शुरुआत की और नगर कार्यवाहक तक पहुंचे। इसके अलावा अगर देखें तो वीएचपी में संगठन मंत्री भी रहे। मौर्य गौ रक्षा अभियान में भी काफी सक्रिय रहे। केशव प्रसाद मौर्य राम जन्मभूमि आंदोलन में भी शामिल थे। बीजेपी के भीतर केशव प्रसाद मौर्य क्षत्रिय पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। केशव प्रसाद मौर्य की जाति पूरे उत्तर प्रदेश में है और इस जाति की पहचान अलग अलग नामों से है, जैसे कि मौर्य, मोराव, कुशवाहा, शाक्य, कोईरी, काछी और सैनी। ये सभी मिलाकर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 8.5% है। पारंपरिक रूप से इनका पेशे खेती किसानी है। मौर्य के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की बात करें तो इलाहाबाद से हुई। पश्चिम से लगातार 2 बार हारे, लेकिन 2012 में सिराथू में इन्हें जीत मिली। इसके बाद 2014 में मौर्य को बीजेपी ने फूलपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। मोदी की लोकप्रियता के रथ पर सवार मौर्य को फूलपुर में 52% मत मिले। फूलपुर नेहरू गांधी परिवार की गढ़ माना जाता है और यहां से नेहरू सांसद बने थे और यह पहली बार था जब बीजेपी को यहां पर जीत मिली थी। योगी आदित्यनाथ 1998 में जब गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए तो उनकी उम्र महज 26 साल थी। तो अब सवाल ये कि क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएंगे? केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए ज्यादा अहम है या योगी आदित्यनाथ? योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य को भी समझिए कि यह लड़ाई है। सवाल यह है कि कुछ जानकार योगी बनाम केशव प्रसाद की जो सियासी लड़ाई देख रहे हैं वो आंकड़ों और अतीत में कैसी रही है ये बताते हैं। इसे समझने के लिए योगी आदित्यनाथ की चुनावी राजनीति को समझना जरूरी हो जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही यूपी में पहले के मुकाबले अच्छे प्रदर्शन ना कर पाई हो, मगर योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर के आसपास की सीटें बचाने में सफल रहे। बीजेपी गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बांसगांव सीटें जीतने में सफल रही। वहीं कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में बीजेपी को हार मिली और इन तीनों सीटों पर केशव प्रसाद मौर्य का असर माना जाता था। बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी के ओबीसी चेहरे के तौर पर पेश करती रही है, मगर इन चुनाव में मौर्य पार्टी को वो सफलता नहीं दिलवा पाए जिसकी उम्मीद बीजेपी को थी। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए अहम क्यों है ये भी समझ लीजिए। केशव प्रसाद मौर्य शुरुआती दिनों में आरएसएस और वीएचपी से जुड़े रहे। आरएसएस बीजेपी का मौर्य चेहरा है और वो हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी के उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें गैर यादव ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की जाती है।
केशव प्रसाद मौर्य दावा करते हैं कि वो बचपन में चाय और अखबार बेचते थे। पीएम मोदी की तरह केशव प्रसाद मौर्य की ओबीसी पहचान को प्रमुखता से बताती भी है। केशव प्रसाद मौर्य गौ रक्षा अभियान में भी काफी सक्रिय रहे और वे राम मंदिर आंदोलन में भी शामिल रहे, लेकिन बीजेपी के भीतर केशव प्रसाद क्षेत्रीय समन्वयक, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और किसान मोर्चा के अध्यक्ष तो रहे, लेकिन उतना काबिल नहीं अपने आप को बना पाए। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले उन्हें उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। मौर्य को बीजेपी की कमान सौंपने के पीछे मकसद गैर यादव ओबीसी वोटरों को आकर्षित करना था। केशव प्रसाद मौर्य की जाति पूरे उत्तर प्रदेश में है, इस बात का जिक्र हमने आपको पहले भी किया और बताया, लेकिन इनके जाति का वोट बैंक इन्हें मिला या नहीं मिला ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मिला होता तो फिर बीजेपी को लोकसभा में इतनी कम सीटें नहीं आती, लेकिन जिस तरह से तस्वीर बन रही है उससे तो यही लगता है कि योगी बनाम केशव की जंग में योगी बहुत आगे निकल चुके हैं। दरअसल सारी लड़ाई अब बीजेपी के नंबर 2 की पोजीशन के लिए हो रही है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद तो ऐसा ही लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को यह समझा दिया गया है कि आप 2027 तक इंतजार करिए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट में 2022 गायब दिख रहा है, सीधे 2017 की बात हो रही है। दरअसल 2017 में बीजेपी को यूपी में सत्ता में लाने का श्रेय खुद केशव प्रसाद मौर्य लेते हैं। 2022 में चूंकि खुद चुनाव हार गए इसलिए शायद इसका जिक्र नहीं किया गया। हो सकता है कि पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व ने इसके बाद शिवराज सिंह चौहान की तरह योगी को केंद्र में भेजने का प्रोग्राम बनाया गया हो, इसलिए ये मंथन चल रहा है। वैसे भी उपचुनाव तक यूपी में सत्ता बदलने का खेल नहीं हो सकता। यह भी हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, उनके विभाग में कुछ परिवर्तन किया जाए और उससे ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब अंत में आप ये समझ लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य के पास कितनी संपत्ति है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने जिन 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी उसमें से एक सिराथू भी अहम सीट था, जहां से केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी मैदान में उतरे और जीते। हालांकि एफिडेविट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2016 और 2017 में उनका सालाना इनकम 9.65 लाख रुपए है। उनकी पत्नी राजकुमारी की आय 5,19,000 है। 2020-21 में इसमें बढ़ोतरी हुई 36.74 लाख रुपए और पत्नी की कमाई में 19.13 लाख रुपए हो गई। उसके बाद 55.87 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई, 276% की बढ़ोतरी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2012 के विधानसभा चुनाव में अपनी संपत्ति का ब्यौरा 13 करोड़ 52 लाख रुपए बताई थी। 2014 में लोकसभा चुनाव के हल्फनामे में 9 करोड़ 32 लाख रुपए की संपत्ति की जानकारी दी थी। 2022 में उनकी संपत्ति में गिरावट आई और उनके पास कुल 8.06 करोड़ रुपए के धन दौलत रह गई। इसके पास 1 करोड़ 52 लाख रुपए और 6 करोड़ 53 लाख की अचल और चल संपत्ति है। केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 में अपनी और अपनी पत्नी के नाम 11 अलग अलग पॉलिसी की भी जानकारी दी थी। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर 4 गाड़ियां हैं, इनमें से 2 आयसर टैंकर हैं और उनके पास 3 सोने की अंगूठी और 200 की जंजीरें हैं। इनका दाम 2,92,000 रुपए बताई जाती है। वहीं उनकी पत्नी के पास 14,25,000 रुपए के गहने हैं। उनकी पत्नी के नाम पर एक रिपीटर है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर एक रिवॉल्वर और एक राइफल भी है। 2002 से 2011 के बीच में उन्होंने 10 जगह, जबकि उनकी पत्नी ने 2 जगह पर जमीनें भी खरीदी। केशव प्रसाद की पत्नी के नाम पर प्रयागराज की अलकापुरी कॉलोनी में 15,41,000 रुपए का एक प्लॉट है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ 2022 तक 7 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमाने वाले केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों दिल्ली का भी चक्कर काट रहे हैं और देखना दिलचस्प ये होगा कि जैसे उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उसका परिणाम आने वाले समय में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर होती है या फिर ये नुकसानदायक होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।